हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारी क्लास 10th की साइंस का 5th चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का अगला टॉपिक। तो अब तक हम लोगों ने एक पार्ट निपटा दिया है, दैट इज़ न्यूट्रिशन। अब हम अगला पार्ट पे आ गए हैं, अगले पार्ट पे, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना। सांस हम लोग हर समय लेते हैं, बैठे होंगे तब भी, सो रहे हैं तब भी, भाग रहे हैं तब तो और जोर से सांस लेते हैं, चल रहे हैं तब भी सांस लेते हैं। ठीक है, हर समय हम सांस लेते रहते हैं, इसलिए रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है। एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को कहते हैं लंग्स। ये है लंग्स का स्ट्रक्चर। सो लंग्स में बेसिकली क्या होता है, दो लंग्स होते हैं। ये है लैरिंक्स, लैरिंक्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। देन ये है ट्रैकिया, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। ये हैं दो लंग्स। एंड ट्रैकिया जो है वो दो ब्रोंकाइज में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, फिर ये ब्रोंकाइज भी छोटे छोटे ब्रोंकस में ब्रेक होता है। ठीक है, एंड ब्रोंकाइज जो होती हैं इनके एंड पर होती हैं एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलर सैक भी कहते हैं इसे। तो ये एक तरह से बाहर से स्ट्रक्चर है लैरिंक्स, देन ट्रैकिया यानी विंड पाइप, फिर उसके बाद है क्लैविकल यानी कॉलर बोन, ये केजेस हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एंड ये क्या है, बीच वाली बोन है स्टर्नम। ठीक है, देन ये है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो कि विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाते हैं जब एयर नहीं होती है। तो राइट, ये है हमारा राइट लंग, ब्रोंकल्स, ब्रोंक्यूल्स, रिब्स, ये दो हड्डियां हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, प्लेउरल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, एंड जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं इनके एंड पे होती हैं एल्वियोलाई। तो ये तो लीवर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसे आप पढ़ सकते हो। ये आ गया हमारा मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, सबसे पहले तो आपने सांस ली, अंदर को इनहेल किया, ऑक्सीजन रिच एयर जो है इन्वायरमेंट से आपकी नसल कैविटीज में आई, फिर फेराइंग्स होते हुए ट्रैकिया में गई, फिर ब्रोंकाई में गई, ब्रोंक्यूल्स में गई, एल्वियोलाई में आई। विलाई की ही तरह एल्वियोलाई भी हाईली रिचली सप्लाइड होती है ब्लड वेसल्स से। तो अब जो ऑक्सीजन है वो गया खून में, और जो खून में कार्बन डाइऑक्साइड था वो आया एल्वियोलाई में। ठीक है, फिर वापस ब्रोंक्यूल्स में, फिर ब्रोंकाई, फिर ट्रैकिया, फेरिंग्स, नसल कैविटी, कार्बन डाइऑक्साइड आपने छोड़ दी, यानी एक्सेल कर दिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है आप धीरे धीरे नहीं करते, ज़ोर ज़ोर से करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी होता होगा ये प्रोसेस पूरा। ठीक है, वाई प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजस रिंग्स ऑन ट्रैकिया। तो ट्रैकिया पर ना सी शेप की कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। क्यों होती हैं? वॉल्स ऑफ ट्रैकिया सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग्स सो दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। ताकि जब आप कभी योगा कर रहे हो अगर, तो सांस रोक के बैठे हो और आपकी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज अगर नहीं होंगी ट्रैकिया पे, तो वो चिपक जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज उसे सपोर्ट करती हैं ताकि वो कोलैप्स ना करे। ठीक है, अच्छे से खुला रहे। ओके, एल्वियोलाई के बारे में बात करते हैं। देयर आर एज मेनी एज 700 मिलियन एल्वियोलाई इन ईच लंग्स। देखिए, एक लंग के अंदर यहाँ पर अराउंड 700 मिलियन एल्वियोलाई होती हैं, तो दोनों में तो बहुत सारी हो गई। फिर वेयर दे फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन इनहेल्ड एयर एंड द ब्लड स्ट्रीम। तो बेसिकली क्या होता है, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कितने सारे ब्लड वेसल्स हैं। तो जो आर्टरीज होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, ब्लड को ले जाती हैं बाहर, कहाँ से, हार्ट से, और वीन्स हार्ट के पास लेकर के आती हैं। ठीक है, बट एक होती है पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एंड एक होती है पल्मोनरी वीन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जो कि हम अभी आगे देखेंगे, अगले पार्ट जो है चैप्टर का उसमें देखेंगे। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है एल्वियोलाई। ऑक्सीजन डालती है ब्लड स्ट्रीम में, कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है ब्लड स्ट्रीम में से एंड बाहर फेंकती है उसको। हाउ आर द एल्वियोलाई डिज़ाइंड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वियोलाई किस तरह से डिज़ाइन करी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो सके। द एल्वियोलाई आर थिन वॉल्ड एंड richly supplied within the network of blood vessels to facilitate exchange of gases between blood and the air filled in alveoli. They have balloon-like structure that provide maximum surface area for exchange of gases. तो जो alveoli होती है उसकी thin walls होती हैं, ये richly supplied होती है with the network of blood vessels to facilitate exchange of gases between blood and the air filled in alveoli. बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, गुब्बारे जैसी होती है, जब सांस लेते हैं तो फूल जाती है ताकि खूब सारी गैस भर जाए और बढ़िया सरफेस एरिया मिल जाए गैसेस एक्सचेंज के लिए। गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स, तो भाई ये एल्वियोलाई से फूल जाती है, ब्लड फ्लो करता रहता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्ट्रियोल, पल्मोनरी वेन्यूल, यानी वही पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वीन। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज होता रहता है आर्टरी नहीं, एल्वियोलाई से। ठीक है,
तो क्या होता है, ब्लड फ्लो हुआ, ब्लू जो वाली जो है हमारी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी लेकर के आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई खींच ले। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है एंड ऑक्सीजन चली जाती है किस में, पल्मोनरी वीन में, एंड ये वापस से चला जाता है हार्ट के पास, फिर वहाँ से पूरी बॉडी में पहुँच जाता है। एल्वियोलस गैस एक्सचेंज, तो ये एल्वियोलाई है, हाँ ये देखो, अब यहाँ से आई कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ऑक्सीजन अंदर आया और फिर ये आ गया वापस से कहाँ पर, हमारी बॉडी में आ गया। तो ये जो है वापस से निकल जाएगा, लंग्स से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि देखो भाई, सांस लेना और रेस्पिरेशन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, सेम चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, ब्रीथिंग इज़ द प्रोसेस, जो प्रोसेस है आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, उसे ब्रीथिंग कहते हैं। एंड रेस्पिरेशन इज़ द केमिकल प्रोसेस, जो कि आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है। जब आपने सांस ली तो जो ऑक्सीजन थी वो अंदर गई, एल्वियोली में गई, फिर ब्लड में चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड आई एल्वियोलाई में, फिर बाहर निकली। तो ये पूरा प्रोसेस जो केमिकल प्रोसेस है उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीथिंग हमारा फिजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अब हम लोग ब्रीथिंग के बारे में पढ़ते हैं। ब्रीथिंग का क्या मैकेनिज्म है। सबसे पहला आता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राग्म विच इंक्रीजेज द volume of thoracic chamber in the anterior-posterior axis. The contraction of external intercostal muscles lifts up the ribs and the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in pulmonary volume. An increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs, that is inspiration. एंड फिर जो बाहर निकलने वाला है वो एक्सपिरेशन है। तो बेसिकली क्या होता है, इनहेलेशन भी इसको हम कहते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन में या इंस्पिरेशन में क्या होता है कि हमारा जो डायफ्राग्म होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाती है। थोरैसिक कैविटी बेसिकली स्टमक से ऊपर वाला जो पार्ट होता है, नेक से नीचे वाला, जहाँ पर लंग्स लोकेटेड हैं, उसी को कहते हैं थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक चैम्बर। एंड वहीं पर हार्ट भी लोकेटेड होता है। तो जो थोरैसिक कैविटी होती है वो उसकी वॉल्यूम बढ़ती है, जिससे कि प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर अंदर का बढ़ता है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि कम हो जाता है। एंड जो गैस होती है, फिर मतलब जो हवा होती है, वो हमारे अंदर एंटर करती है। ठीक है, एक्सहेलेशन में क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राग्म एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायफ्राग्म एंड द स्टर्नम टू their normal position and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. This leads to an increase in intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs, that is expiration. तो अब डायफ्राग्म रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, एंड जो स्टर्नम है वो भी रिलैक्स हो जाती है। इससे क्या होता है, वॉल्यूम वापस से नॉर्मल हो जाती है थोरैसिक कैविटी की, और जो प्रेशर होता है अंदर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा कम हो जाता है, जिससे एयर बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन होता है। तो ये इनहेलेशन का डायग्राम टाइप का है, ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन का ये डायग्राम है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में। इट इज़ अगेन, अब क्या हुआ, अब हम लोग और ज़्यादा डिटेल में चले गए कि अब जो ब्लड है वो हमारी सेल्स के पास पहुंच गया है। तो सेल्स में क्या होता है, देखो भाई, ये हमारे पास आ गया। ये डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है इस डायग्राम को। तो ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी में फॉर्म होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट में क्या बनता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। ठीक है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है इथेनॉल। एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अवर मसल सेल, जब हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत वगैरह करते हैं तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल एंड एनर्जी। लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारे मसल्स में आते हैं क्रैम्प्स। और अगर ऑक्सीजन है, जो कि होता ही है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी बनता है और एनर्जी बनती है, जिससे हम लोग काम करते हैं। तो एनर्जी जो है वो एटीपी की ही फॉर्म में बन रही है। ओके, अगला आता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन पायरुवेट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज का जो कन्वर्जन होता है पायरुवेट में, उसी को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन।
ठीक है। अगला आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं हो, जैसे इन 2 केसेस में हुआ जिसमें इथेनॉल और लैक्टिक एसिड बन रहा था। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन होती है जिसमें कि क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लोकेशन इन द साइटोसोल ऑफ द सेल, एनर्जी यील्ड अ स्मॉल yield of ATP, only 2 ATP molecules from glycolysis, oxygen requirement, oxygen absent, results in लैक्टिक एसिड इन एनिमल सेल एंड इथेनॉल इन प्लांट सेल, जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा, ये दोनों ही एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। ओके, एंड ये है इसकी केमिकल इक्वेशन जो कि आपको याद करनी है। क्या है केमिकल इक्वेशन? C6H12O6 + 6O2 gives 6CO2 + 6H2 एंड ATP मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी। ये होती है यूजेबल एनर्जी। ये होता है पानी, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, शुगर। इसको आप ग्लूकोज भी कह सकते हो, ठीक है। इसको आप ग्लूकोज ही कहो या तो, क्योंकि शुगर होता है सक्रोज एंड इसका फॉर्मूला अलग होता है। ये है C6H12O6, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। एंड उसके बाद फिर अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसी होती है। प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होती है, ठीक है।